हेलो एवरीवन, वेलकम टू रीड स्क्रिप्ट। सो टुडे वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो एंड आज का जो वीडियो होगा इसमें हम लोग एक LRDA पजल डिस्कस करने वाले हैं, जो कि एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। मज़ा आएगा आपको सॉल्व करने में एंड कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस हो सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हमारा मेन मोटिव ये रहेगा कि यार कैसे इनको एग्जाम कंडीशन में टैकल किया जाए, क्या ये एग्जाम कंडीशन में सॉल्व होने लायक क्वेश्चन हैं भी या नहीं, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो कवर अप किए जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है ये 2016 LRDA का रेप्लिका क्वेश्चन है और पूरा डिटेल में इसका डिस्कशन करेंगे कि यार इसको कैसे एग्जाम कंडीशंस में हैंडल किया जाए। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, मेक श्योर यू डू दैट। हर बार बोल रहा हूँ, अभी तक तो सब्सक्राइब कर लेना चाहिए था बट किया नहीं है, तो प्लीज़ ज़रूर कर लेना। एंड अगर चैनल अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल। इसके साथ साथ में शेयर भी करते रहो अपने फ्रेंड्स के साथ में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पजल के साथ। एक चीज़ मैं ज़रूर सजेस्ट करूंगा कि डायरेक्टली वीडियो स्टार्ट करके सॉल्विंग मेरा मत देखना, अपने आप से पहले सॉल्व करना, सो दैट आपका अपना प्रोसेस भी डेवलप हो पाए। अगर आपका अप्रोच मेरे अप्रोच जैसा होगा बहुत अच्छी बात है, अगर आपका अप्रोच मुझसे बेटर होगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। एंड अगर मेरा अप्रोच बेटर होगा आपके अप्रोच से, तो सीखने का ट्राई करना कि यार हाँ इन्होंने कैसे किया और आप लोग जो है वो कैसे सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक बार स्टेटमेंट रीड कर लो। सेकंड क्वेश्चन ये रहा, स्टेटमेंट रीड कर लो। थर्ड क्वेश्चन ये रहा, स्टेटमेंट रीड कर लो। फोर्थ क्वेश्चन ये रहा, स्टेटमेंट रीड कर लो। सॉल्व करो, पूरा वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो एंड देन जो है वो सोल्यूशन जो है वो कंटिन्यू करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ में। कह रहा है द किंग अमिताभ ऑफ पॉलीस्टील ऑर्गेनाइज्ड इनिशियल्स टू डिसाइड द ग्रूम फॉर हिज डॉटर इन 2 स्टेप्स। 2 स्टेप्स में ग्रूम के लिए सिलेक्ट करना है, ग्रूम सिलेक्ट करना है उसकी डॉटर के लिए। और 2 स्टेप्स हैं, एक प्रीलिमिनरी है, एक फाइनल स्टेज है। प्रीलिमिनरी में वो क्या कर रहा है, रिटन टेस्ट लेके जा रहा है। ठीक है, सेन फाइनल टेस्ट जो है उसमें वो आर्चरी कंपटीशन जो है वो अरेंज करा रहा है। अब आर्चरी कंपटीशन के लिए कुछ रूल गिवन है कि यार 2 से लेके 9 पॉइंट्स तक अवेलेबल है, 2 to 9 पॉइंट्स अवेलेबल है। ठीक है, नाउ द प्रिंस हु स्कोर्ड द मैक्सिमम पॉइंट इन दीज 5 राउंड्स वुड बी कंसीडर्ड द विनर इन द ओवरऑल स्टैंडिंग एंड वुड मैरी द प्रिंसेस। तो जिसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे ओवरऑल, वो मैरी करेगा प्रिंसेस को। ठीक है, When the results of the preliminary stage were announced, it was found that only 5 princes, ठीक है, A B C D E ही आगे बढ़ पाए, बाकी सारे प्रीलिमिनरी स्टेज में ही बाहर हो गए। फाइनल स्टेज जो है आर्चरी राउंड, वहां पे A B C D E 5 प्रिंस लोग जो है पहुंच गए हैं। ठीक है, These were the only contestants left to compete in the final stage। ठीक है, compete करने के लिए 5 ही लोग बचे हैं, ये लोग compete करेंगे ना। During the final stage, however, the judge who was tabulating the scores of the 5 princes started taking sporadic short naps। अब स्पॉरेडिक का मतलब भैया हमें वोकैबुलरी के पीछे नहीं भागना है, मतलब हमें समझ में आ जाता है कि यार वो सो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो पूरा का पूरा टेबल जो है वो नहीं बना पाया। जब उसने टेबल पूछा तो उसने ये खाली सा टेबल बना दिया जिसमें सारे पॉइंट्स अवेलेबल नहीं थे। अब प्रॉब्लम हो गया। अब प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए क्या हुआ, जजेस ने भी कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन जो है नोट करी थी। वो बोली गई कि यार ये हमारी नोटिफिकेशन है, ये उन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दिया कि यार ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, इसके अकॉर्डिंग टेबल को कंप्लीट करने का ट्राई करो। फर्स्ट क्वेश्चन का स्टेटमेंट पढ़ना जरा। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है पहले तो। देन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी फॉल्स। कुड बी फॉल्स मतलब क्या है, कौन सा ऐसा है जो फॉल्स हो सकता है, मतलब 4 में से 3 ऑप्शन ऐसी होंगी जो मस्ट बी ट्रू होंगी और एक जो है वो फॉल्स का पॉसिबिलिटी होगा एंड दैट विल बी आवर आंसर। सेकंड क्वेश्चन, इफ वाला डेटा है अगेन, मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें यूज करना है क्वेश्चन का। एंड देन क्वेश्चन सेज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग विल डेफिनेटली बी फॉल्स। तो मुझे जो हर कंडीशन में फॉल्स रहेगा वो आंसर देना है। टिपिकल रहते हैं क्वेश्चन, उतना हल्का नहीं है, इनको हैंडल करना अगर नहीं आता है तो भैया फंस जाओगे। क्रिटिकल रीजनिंग ही बन जाता है इस तरह का LRDA सेट। अगला डाटा सफिशिएंसी टाइप का क्वेश्चन है और डिमांड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सफिशिएंट टू डिसाइड द विनर। विनर कौन हो सकता है ये मुझे फाइंड आउट करना है। अगला क्वेश्चन फिर से, इफ एक्स्ट्रा डेटा अवेलेबल है व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल। ठीक है, मतलब यहाँ पे मुझे इसी का, हाँ इसका मुझे लीस्ट पॉसिबल वैल्यू जो है निकालना है। तो इसका मतलब ये यार क्वेश्चन जो है ना वो डेफिनेट अरेंजमेंट वाला तो नहीं है, डेफिनेट अरेंजमेंट मेरा नहीं बनने वाला। मुझे एक एक क्वेश्चन को लेकर उनके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को यूज करके आगे बढ़ना पड़ेगा, उसके बिना कोई भी वे आउट यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं कि यार डायरेक्टली ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है इसको यूज करके टेबल बनाएंगे एंड आगे बढ़ने का ट्राई करेंगे। सही बात, करना चाहिए हमें, बट एक लेवल के बाद में करना चाहिए। कैसे, पहले ये वाले पॉइंट्स को नोट डाउन तो करो, पहले ये वाले सारे पॉइंट्स को टेबल में नोट डाउन करके देखो मैक्सिमम हम लोग कहाँ तक पहुंच पाते हैं। एक बार वो वाला टेबल आपने बनाया, उस टेबल को फिर सेव रखो, उस टेबल के साथ छेड़छाड़ ना करो। देन क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जो भी आपको सॉल्व करना उसके लिए एक अलग टेबल बनाओ, उसी टेबल के बीच में चीजें मत घिसोड़ो। अगर उसी टेबल के बीच में जो आपने ये वाली इन्फॉर्मेशन यूज करके बनाया उसमें आपने ये वाला डेटा डाल दिया, तो जब अगला क्वेश्चन आएगा तो आप फिर से फंस जाओगे। अगले क्वेश्चन में आपको फिर से पूरा नया टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें आप ये सारे पॉइंट्स को रीड करोगे, जो कि एक हेक्टिक टास्क है एग्जाम कंडीशन में हैंडल करना, हम लोग नहीं करना चाहते। ठीक है,
यार क्या नाटक है, पीछे चले जाओ चुपचाप। चलो पेज आगे पीछे करने में ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं। However, the judges had made the following observation true. First point says that no two princes had scored equally in any round. मतलब ये वाले जो सारे कॉलम हैं ये सबकी वैल्यूज जो वो डिस्टिंक्ट होंगी। मतलब अगर मैं कॉलम फर्स्ट राउंड की बात करूँ, मतलब कॉलम 2 की बात करूँ, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज जो है वो डिस्टिंक्ट आएंगी। सिमिलरली यहाँ पे सारी वैल्यू डिस्टिंक्ट आएंगी। सिमिलरली यहाँ पे सारी वैल्यू डिस्टिंक्ट आएंगी। सिमिलरली यहाँ पे सारी डिस्टिंक्ट, यहाँ पे सारी डिस्टिंक्ट एंड सो ऑन। ठीक है, अब रो वाइज भी क्या डिस्टिंक्ट होंगी भैया, अभी तक कुछ भी गिवन नहीं है रो वाइज के लिए। मतलब जब तक गिवन नहीं है रो वाइज के लिए तो हम लोग ये नहीं अज्यूम करेंगे कि रो में भी डिस्टिंक्ट होंगे। इट इज अ पॉसिबिलिटी कि रो की जो वैल्यूज है वो सेम हो जाए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट रीड करते हैं। कह रहा डिफरेंस बिटवीन द टोटल पॉइंट स्कोर्ड बाय प्रिंस ए एंड प्रिंस डी वॉज 6। तो डिफरेंस जो है वो ए और डी का वो 6 का है। तो इसका मतलब है ए और डी का 6 हो सकता है या फिर डी माइनस ए का भी 6 हो सकता है। तो अगर मैं दो इक्वेशन नहीं बनाना चाहता हूँ, ऑब्वियसली मैं नहीं बनाऊंगा, तो कैसे हम लोग लिखेंगे इसको कि यार ए माइनस डी का मॉड शुड बी इक्वल टू 6। ए बढ़ाओ चाहे डी बढ़ाओ, डिफरेंस दोनों के बीच में 6 का आ जाएगा। मॉड का मतलब आई होप आपको पता है कि यार अगर ए बड़ा होगा तो वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी 6, अगर डी बड़ा होगा तो वैल्यू में नेगेटिव में आएगी, बट मॉड लगेगा तो फिर से वो वैल्यू जो है पॉजिटिव में आ जाएगी। यूज कर लिया, नोट डाउन कर लिया, ठीक है। देन कह रहा प्रिंस बी इज टोटल पॉइंट्स फॉर ऑलवेज ग्रेटर देन दैट ऑफ सी का टोटल पॉइंट। तो मतलब बी इज डेफिनेटली ग्रेटर देन दैट ऑफ सी। ओवरऑल जो बी के पॉइंट है वो सी से बड़े हैं। फोर्थ पॉइंट, प्रिंस ए स्कोर्ड इवन नंबर ऑफ पॉइंट्स। मतलब यहाँ पे इवन वैल्यू आने वाला है, यहाँ पे इवन वैल्यू आने वाला है। देन आगे बढ़ते हैं। ईच ऑफ द 5 प्रिंस स्कोर्ड ग्रेटर देन और इक्वल टू 24 पॉइंट्स इन 5 राउंड्स। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 24 वो स्कोर करने वाले हैं सारे राउंड्स को मिलाकर। देन कह रहा देयर वाज नो टाई बिटवीन एनी टू प्रिंसेस इन देयर ओवरऑल पॉइंट्स। ओवरऑल पॉइंट्स में किसी का भी कोई भी टाई जो है वो नहीं होगा। दैट इज ऑल्सो फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो यार ग्रेटर देन इक्वल 24 है एक पॉइंट, एक है ए माइनस डी का वैल्यू 6 होना चाहिए और एक है बी ग्रेटर देन दैट ऑफ सी। ठीक है, तो इनमें से कुछ पॉइंट्स को पिक करते हैं। पहले तो मैंने जैसे कि बोला कि यार ये वाली चीज़ें जो है वो पहले इनको सॉर्ट आउट करने का ट्राई करो, शायद यहाँ से कुछ आपको चीज़ें मिल जाए। एंड देन अगर वो मिल गई तो ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करना उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। अगर डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो वो डिफिकल्टीज जो बढ़ जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले मैंने बोला यार यहाँ पे अगर इवन वैल्यू है तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी आ गया, यहाँ पे 6 ऑलरेडी आ गया, तो मतलब या तो आएगा 4 या फिर आएगा 8, या तो आएगा 4 या तो आएगा 8, क्योंकि इवन वैल्यू है तो 2 4 6 8 ही इवन वैल्यूज थे, तो बचा कौन 4 एंड 8। सिमिलरली यहाँ पे 8 आ चुका है तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2 4 और 6। ये पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, नाउ अगर मैं ए को ध्यान से देखूं, मुझे पता है यार ए में 9 है ऑलरेडी, 8 है, 3 है, मतलब 8 8 16 प्लस 1 17 प्लस 3 20 ऑलरेडी बन चुका है। अब अगर मैं 20 में कुछ वैल्यू ऐड करने का ट्राई करूं, मान लो मैंने यहाँ पे 4 ऐड कर दिया, यहाँ पे 2 ऐड कर दिया, मतलब 6 ऐड हुआ, मतलब ए के लिए वन ऑफ द पॉसिबिलिटी विल बी 26। ठीक है, सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे 4 उठाया, यहाँ पे मैंने 4 उठाया और यहाँ पे मैंने 4 उठा लिया, तो मेरे पास टोटल वैल्यू कितना बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल 28। सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे 4 उठाया और यहाँ पे मैंने 6 उठा लिया, 10 20 प्लस 10 दैट विल बी इक्वल टू 30। अब 4 के लिए सारे केसेस कवर अप कर दिए। मान लो मैंने 8 पिक किया, 8 प्लस 2 10, जो कि ऑलरेडी 30 में पकड़ चुका हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 8 प्लस 4 12, तो मतलब यहाँ पे वैल्यू जो है वो पॉसिबिलिटी कितने का बन जाएगा, 32 का। सिमिलरली अगर मैं और आगे लेके चलूँ वैल्यू 8 प्लस 6 मतलब 34, तो दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 34। ठीक है, अब मुझे ऑलरेडी पता है ऑल दीज वैल्यू आर ग्रेटर देन इक्वल टू 24। इफ वी टॉक अबाउट ए एंड डी, मेरे पास एक कंडीशन था कि ए और डी का जो डिफरेंस है दैट शुड बी इक्वल टू 6। अब अगर डी ए का वैल्यू 26 तो डी का वैल्यू या तो होगा 20 या फिर होगा 32। 20 इज नॉट अ पॉसिबिलिटी बिकॉज मेरे पास वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल 24, तो आई कैन से दैट यहाँ पे वैल्यू आना चाहिए 32। सिमिलरली अगर मैं बात कर रहा हूँ 28 का, तो 28 माइनस 6 22 पॉसिबल नहीं है, 28 प्लस 6 दैट विल बी इक्वल 34। सिमिलरली 30 माइनस 6 24 और 30 प्लस 6 36। Similarly 32 plus 6 38, 32 minus 6 that will be equal to 26. Similarly 34 plus 6 40. Similarly 34 minus 6 that will be equal to 28. तो ये वाली वैल्यूज मेरे पास पॉसिबल है। अब ध्यान से देखते हैं डी का केस, या डी में कुछ है भी ऐसा या नहीं। यहाँ पे हमने बोला 4 और 8 में से कोई एक आना चाहिए, यहाँ पे 2 4 और 6 में से कोई एक। ठीक है, अब डी के लिए देखो ऑलरेडी 4 प्लस 6 टोटल 10 वैल्यू होगा, 10 प्लस 5 15 प्लस 8 23 वैल्यू ऑलरेडी आ चुका है। अब यहाँ पे कम से कम भी 2 वैल्यू ऐड होना है, कम से कम भी 2 वैल्यू ऐड होना है, क्योंकि 2 से लेकर 9 तक की पॉइंट्स अवेलेबल थे। तो 25 कम से कम वैल्यू आना चाहिए डी का, 25 कम से कम वैल्यू आना चाहिए डी का। तो भैया मतलब क्या हुआ, 24 वाला केस एलिमिनेटेड और कोई केस नहीं। और मैक्सिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूं,
डी के केस में मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे मैं 9 लग सकता हूँ, 23 प्लस 9 दैट विल बी इक्वल 32, मतलब 32 से बड़ी वाली वैल्यूज जो है वो एलिमिनेट हो जाएंगी। कौन कौन सी वैल्यू है बड़ी, एक तो 40 है, 38 है, 36 है, 34 है, ये वाली सारी वैल्यूज जो है वो रिजेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, एक और वैल्यू देखो, अगर मेरे पास 26 बन रहा है डी के लिए, ध्यान से देखना, 4 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 8 23 ऑलरेडी बन रहा है। अगर मुझे 26 चाहिए तो मुझे यहाँ पे 3 रखना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, दोनों जगह 3 आ नहीं सकता, तो आई कैन क्लियरली से दैट यहाँ पे वैल्यू 26 का भी नहीं आएगा। तो डी के लिए दो वैल्यूज पॉसिबल बची, एक बचा है 32 का, दूसरा बचा 28 का। अगर डी का वैल्यू होगा 32 का तो ए का वैल्यू 38 तो पॉसिबल था नहीं, तो दैट विल बी लेफ्ट कौन सा वैल्यू 26 ही होगा। अगर डी का वैल्यू होगा 28 का तो 28 माइनस 6 22 हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है ए के लिए, मतलब 34 वैल्यू इज द अदर पॉसिबिलिटी फॉर ए। तो अगर मैं कुल मिला के बात करूं यार, एक्चुअल में मैंने क्या किया है, मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज मैंने निकाल ली है। एक पॉसिबिलिटी कहती है ए का वैल्यू हो सकता है 26, अगर ए का वैल्यू 26 होगा तो डी का वैल्यू रहेगा 32। दूसरा पॉसिबिलिटी मैंने निकाला कि यार अगर डी का वैल्यू होता है 28 तो ए का वैल्यू आ जाएगा 34। दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज फॉर ए एंड डी। यहाँ तक बहुत सारा प्रोसेस जो है ना वो इजी हो गया, अभी हमें पता नहीं चल रहा, जब आगे बढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा यार गेम बहुत ज़्यादा आसान हो गया, अब चीज़ें हैंडल करना प्रॉब्लमेटिक नहीं रहा जिस लेवल पे पहले प्रॉब्लमेटिक था। ठीक है, अब a माइनस जी इज इक्वल टू 6 वाला पॉइंट मैंने रिमूव कर दिया क्योंकि अब मेरे काम का नहीं, मैंने यूज कर लिया उसको, बचा है सिर्फ एक ही पॉइंट b ग्रेटर देन दैट ऑफ c। अब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पे आते हैं, आगे भी ये लिख दूं 26 34 वाले पॉइंट्स। चलो बाद में देख लेंगे उनको, बाद में देख लेंगे, अभी के लिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है कि यार प्रिंस डी वन द कंपटीशन। तो भैया अगर डी ने कंपटीशन को वन करा मतलब ऑटोमेटिकली उसका जो वैल्यू होगा वो 32 का रहेगा। 32 वैल्यू होने का मतलब क्या है यार, यहाँ पे वैल्यू जो है वो 9 का आना चाहिए। अगर यहाँ पे 32 आया तो मतलब यहाँ पे 26 आना चाहिए। अब 26 यहाँ पे बनता कैसे था कि यार यहाँ पे मैं 4 ले लूँ और यहाँ पे मैं 2 ले लूँ, दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी 26 बनाने के लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कह रहा ऑल्सो बी स्कोर 28 पॉइंट्स फ्रॉम द 5 राउंड्स। तो बी ने जो है कितने पॉइंट्स 28 पॉइंट जो है स्कोर किए। ठीक है, अगर बी ने 28 स्कोर कर लिया, ऑल्सो बी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सी, तो सी का वैल्यू 28 से छोटा होना चाहिए। देखते हैं कितना हो सकता है। 9 प्लस 2 11 प्लस 4 15 प्लस 8 23 प्लस समथिंग, 23 प्लस समथिंग मुझे करना है जो कि 28 से छोटा रहेगा। 20 कितना था 9 2 11 15 23 में मैं 3 ऐड कर नहीं सकता, या तो मैं ऐड करूंगा 2 या तो मैं ऐड करूंगा 4, या तो 2 ऐड करूंगा या तो 4 ऐड करूंगा। ठीक है, अब बी के केस में अगर मुझे 28 बनाना है तो 28 कैसे बन सकता है यार, इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 8, सिमिलरली इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 9, सिमिलरली इस केस में मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 7, क्योंकि 9 एंड 8 ऑलरेडी हो चुका है तो 7 ही पिक कर सकता हूँ। अब 8 प्लस 8 16 प्लस 1 17 प्लस 7 24, मुझे 23 चाहिए था, 28 में 2 प्लस 3 5 ऑलरेडी हो चुका, 23 चाहिए था। मतलब चाहे मैं इधर से 1 सब्ट्रैक्ट करूँ, चाहे मैं इधर से 1 सब्ट्रैक्ट करूँ, चाहे मैं इधर से 1 सब्ट्रैक्ट करूँ, सो दैट मेरा ओवरऑल सम जो है 28 का बन जाए। ठीक, तो मैंने क्या बोला कि यार यहाँ पे 9 में से अगर मैं 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा वैल्यू बन जाएगा 8, तो यहाँ पे अगर मैं 8 रख दिया तो यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 8, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। तो मतलब यहाँ पे 9 का आना कंफर्म है, यहाँ पे 9 का आना कंफर्म है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे 7 की जगह पे 6 भी रखा जा सकता है, सिमिलरली इस पॉइंट पे 8 की जगह पे 7 भी रखा जा सकता है, इस पॉइंट पे 8 की जगह पे 7 भी रखा जा सकता है, इस पॉइंट पे 7 की जगह 6 भी रखा जा सकता है, कुछ आइडिया नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी फॉल्स। देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है राउंड 4 की बात कर रहा है, राउंड 4 की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, सी एंड ई के रिलेटेड। यार सी एंड ई के रिलेटेड बात कर रहा है, क्या कह रहा है, पॉइंट सी स्कोर मोर पॉइंट देन पॉइंट ई। तो सी का वैल्यू है 8, यहाँ पे वैल्यू जो होगा 9 तो हो नहीं सकता क्योंकि 9 ऑलरेडी बी के लिए आ चुका है, यहाँ पे वैल्यू है 8, तो ये तो यार 100% सही बात है, मतलब ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये क्योंकि करेक्ट बात है तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। अगला पॉइंट कह रहा प्रिंस ए स्कोर्स मोर पॉइंट देन प्रिंस सी इन राउंड 2। ए ने ई से राउंड 2 में ज्यादा स्कोर किया, ए ने ई से, यस सही बात है यार, 4 आ रहा है यहाँ पे 3 आ रहा है, सही बात है, मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, मुझे कुड भी फॉल्स चेक करना है, ये तो मस्ट बी ट्रू है तो ये मेरा आंसर नहीं होंगे। थर्ड कह रहा है प्रिंस बी स्कोर्स मोर पॉइंट देन प्रिंस ई इन राउंड 1। राउंड 1 में प्रिंस बी और ई अभी कुछ कंपैरिजन नहीं है, अभी इस ऑप्शन को छोड़ दो, डी पे मूव करते हैं। कह रहा प्रिंस डी स्कोर्स मोर पॉइंट देन प्रिंस ए इन राउंड 3। राउंड 3 की बात कर रहे हैं, कौन कौन की, डी एंड ए के बारे में, कि डी ने स्कोर मोर पॉइंट देन ए, तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, तो यस 100% सही बात है, तो मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली मुझे जो आंसर मिल गया दैट विल बी सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। 1 2 एंड 4 ऑप्शन जो है वो डेफिनेटली ट्रू है,
तो मतलब मस्ट कुड बी फॉल्स में मेरा ऑप्शन जो है वो सी आंसर हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगा, बहुत ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है, रेयर मिलते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो अपने आप से जरूर सॉल्व करना। अभी तो शायद आपको सोल्यूशन से हिंट लेने का जरूरत पड़ा हो, बट आने वाले टाइम में मान लो 1 वीक के बाद, 10 दिन के बाद में ये पजल पे वापस आना और अपने आप से सॉल्व करने का जरूर ट्राई करना, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो रिटर्न फॉर्म में चाहिए होगा कहीं पे, तो भैया कमेंट कर दो जरा, अच्छे खासे नंबर ऑफ कमेंट आने वाले होंगे, उसके बाद ही मिलने वाला है, ऐसे मैं नहीं दूंगा, ये भी बात समझ के चलो। कमेंट करते चले जाओ, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब कर लो, जरूरी है। अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, कह रहा प्रिंस डी स्कोर्स 5 पॉइंट्स इन राउंड 3, मतलब यहाँ पे 5 पॉइंट्स आने वाले हैं, ठीक है। प्रिंस सी स्कोर्स 4 पॉइंट्स इन फिफ्थ राउंड, 4 पॉइंट्स इन फिफ्थ राउंड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल डेफिनेटली बी फॉल्स, वो मुझे फाइंड आउट करना है। पहले देखते हैं, 6 + 4 10 + 5 15 15 5 20 28, यहाँ पे 28 बन गया, ठीक है। अगर यहाँ पे 28 बना तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 34 बनना चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है ना ये वाली चीज, 28 एंड 6, क्योंकि 6 का डिफरेंस है ए और डी के बीच पे। नाउ 9 to 11 11 4 15 8 23 4 27, यहाँ तक भी पहुंच के बढ़िया चल रहा है गेम। नाउ आई ऑलरेडी नो दैट बी का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ सी। अब सी का वैल्यू अगर 27 आया, बी का वैल्यू देखिए कितना पहुंच सकता है। अगर मैं बात करूं सबसे पहली रो की, इस रो की बात करूं, बी का मैक्सिमम वैल्यू कैन बी इक्वल टू 8 ओनली। सिमिलरली अगर मैं बात करूं फोर्थ राउंड का, तो मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 9 ओनली। सिमिलरली अगर मैं बात करूं फिफ्थ राउंड का, यहाँ पे इस पॉइंट के लिए मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 7। तो 8 + 9 दैट विल बी इक्वल टू 8 8 16 17 17 7 24। तो भैया 24 + 2 + 3 मतलब 29 वैल्यू मेरा रीच कर रहा है, 29 मेरा वैल्यू रीच कर रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं, 9 to 11 11 4 15 8 23 24 17 और 27, ठीक है। अब अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं, मुझे सी के लिए ऑलरेडी गिवन था, सी स्कोर 4 पॉइंट, ठीक है। अब मैं बी की बात करूं, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 8, नोट डाउन कर लेते हैं यार, यहाँ पे 8 होगा। देन यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कैन बी 9, सिमिलरली यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 7। तो 8 8 16 17 17 7 24 24 5 29 वैल्यू पे मैं रीच कर सकता हूँ, यहाँ पे 29 वैल्यू पे मैं रीच कर सकता हूँ। मे बी 28 पे ही रीच करूँ, मे बी 29 पे रीच कर जाऊँ, अभी के लिए मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। बट एक चीज का मुझे श्योरिटी है कि यार अगर मैं 27 यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, तो इस पॉइंट पे मुझे या तो चाहिए 28 या तो चाहिए 29, बट क्योंकि 28 ऑलरेडी यहाँ पे है, तो इस पॉइंट पे मुझे 29 वैल्यू ही बनाना पड़ेगा, मेरा मजबूरी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि किसी का भी टाई नहीं हुआ था, मतलब इस पॉइंट पे 29 रखना पड़ेगा। 29 रखने का मतलब ये है कि यार इस पॉइंट पे 8 आना कंफर्म है, इस पॉइंट पे 9 आना कंफर्म है, और इस पॉइंट पे 6 आना कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, इसके बाद में और कुछ किया जा सकता है क्या? 8, ठीक है, यहाँ पे 34 अगर मुझे बनाना है, अगर मुझे ए के केस में 34 बनाना है, तो ऑटोमेटिकली मैं क्या करूँगा, सेकेंड राउंड के लिए मेरे पास जो वैल्यू होगा वो कितना होना चाहिए, दैट शुड बी 8 हियर। यहाँ पे वैल्यू हो जाना चाहिए 8 और यहाँ पे वैल्यू हो जाना चाहिए 6, तो मेरा 34 का फॉर्मेशन होगा, ये भी चल गया। अब कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग विल डेफिनेटली बी फॉल्स, कौन सा ऐसा है जो 100% फॉल्स ही रहेगा, देखते हैं। कह रहा प्रिंस ए इज फर्स्ट इन द ओवरऑल स्टैंडिंग, यार ये जो है वो फर्स्ट हो जाए, अभी तक के हिसाब से तो पॉसिबल लग रहा है, ऐसा कोई दिक्कत लग नहीं रही, ठीक है। देन कह रहा है प्रिंस ई सेकंड इन द ओवरऑल स्टैंडिंग, ई जो है वो सेकंड हो सकता है कि 34 से लेकर 29 के बीच का कोई वैल्यू आ जाए, अभी तक के हिसाब से पॉसिबल लग रहा है। एक चीज समझो कि यार जो अभी तक के हिसाब से पॉसिबल लग रहा है कि यार हाँ ये वाली चीज पॉसिबल है, तो उसके अंदर इन डेप्थ मत जाया करो, पहले वो वाला ऑप्शन देखो जो इजीली आपका मिल जा रहा हो, मे बी आपको मिल जाए, मोस्ट ऑफ द केसेस में मिल जाता है, कई बार नहीं मिलता तो हमें अंदर की सॉल्विंग करनी पड़ती है। अब कह रहा प्रिंस सी इज थर्ड इन द ओवरऑल स्टैंडिंग, ध्यान से देखना, सी की अगर मैं बात करूं 27 पॉइंट्स के साथ में वो बैठा है, 27 के ऊपर 34 आना है, 34 के नीचे 29 आना है, 28 आना है, 27 आना है, तो सी कभी भी थर्ड रैंकिंग पे आ सकता है, नहीं आ पाएगा ना, कभी भी नहीं आ पाएगा, इट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। तो डायरेक्टली मुझे आंसर ये मिल जाएगा कि यार डेफिनेटली फॉल्स में यही ऑप्शन होगा, बाकी ऑप्शंस के अंदर घुस के मुझे चेक करने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऊपर ऊपर से पॉसिबल मुझे नजर आ रहे हैं, तो उनके अंदर मैं जाने का ट्राई करूंगा ही नहीं, ठीक है। अब ए की वैल्यूज यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं कि या तो 26 था या तो 34 था, सिमिलरली ये वाला वैल्यू 32 था या फिर 28 था, ठीक है। देखो कह रहा है प्रिंस ई स्कोर्स 2 पॉइंट्स इन द थर्ड राउंड, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू डिसाइड द विनर, पहला ऑप्शन प्रिंस सी स्कोर द मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंट्स इन द फिफ्थ राउंड, दूसरा ऑप्शन प्रिंस डी स्कोर्स द मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंट्स इन द थर्ड राउंड, ऑप्शन है ओनली वन ओनली टू, 1 and 2 नाइदर टू, ठीक है। तो क्या करते हैं, सबसे पहले आप पहला ऑप्शन लेके चलते हैं, यार क्या होता है, पहला ऑप्शन देके चलते हैं क्या होता है।
सबसे पहले बोला गया सी स्कोर द मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंट्स। मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंट मतलब मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए उतने मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंट्स। कंडीशन क्या है सी के लिए कि बी का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ सी। अब अगर मैं बी का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ सी है तो मैं पहले बी का वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ कि यार मैक्सिमम कितना मैं पहुंच सकता हूँ। बी का मैं मैक्सिमम कितना पहुंच सकता हूँ देखते हैं, क्योंकि अगर मैं बी का मैक्सिमम पहुंचा दूंगा तभी तो मेरा सी का मैक्सिमम हो पाएगा ना कि यार बी का वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ सी। तो बी का मैं जितना मैं ऊपर लेके जाऊंगा सी का वैल्यू उतना ही मैक्सिमम जो है उसके नीचे रहेगा, बट मैक्सिमम पहुंच पाएगा। ठीक, अब बी के वैल्यू की मैं बात करूं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 5 ऑलरेडी आ चुका है। इस पॉइंट पे मैक्सिमम मैं 8 रख सकता हूँ, इस पॉइंट पे मैक्सिमम 9 रख सकता हूँ, इस पॉइंट पे मैक्सिमम 7 रख सकता हूँ। ठीक है, तो 8 + 2 10 13 22 20 29। अब सी का मैक्सिमम देखो कितना पहुंच गया, 9 2 11 4 15 28, मतलब यहाँ पे 23 में मैक्सिमम यहाँ पे 5 वैल्यू ही रख सकता हूँ, तो मेरा ये वैल्यू जो है 28 का बन जाएगा। ठीक है, अब अगर ये वाला वैल्यू 28 का आ गया मतलब डी का वैल्यू 28 का नहीं आ सकता, मतलब इट हैज टू बी 32, यहाँ पे 32 आना चाहिए। अब 32 का मतलब यहाँ पे 9 रखना पड़ेगा। अगर इस पॉइंट पे डी के लिए 32 बना तो ऑटोमेटिकली ए के लिए कितना बन जाएगा, दैट विल बी इक्वल 26। अब 9 8 3 है तो मतलब इस पॉइंट में मुझे 4 रखना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे 2 रखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक तो गेम बड़ा फास्टली बढ़ा। देन इसके बाद में कह रहा है कि यार क्वेश्चन का डिमांड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज सफिशिएंट टू डिसाइड द विनर। विनर कौन होगा, क्या मैं बता पा रहा हूँ। अगर मैं ई के बारे में बात करूँ, यार ई के बारे में अभी कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, अभी तक जितना डेटा है उस हिसाब से डी विनर आ रहा है, अभी तक के हिसाब से जितना स्टेटमेंट्स है उस हिसाब से डी जो है वो विनर आ रहा है। बट अगर मैं ई के बारे में देखूं, क्या ई का वैल्यू 32 से बड़ा हो सकता है, वो देखते हैं। अगर यहाँ पे मैंने 8 डाल दिया तो मतलब मैक्सिमम यहाँ पे मैं 7 डाल सकता हूँ। सिमिलरली 9 8 यहाँ पे मैं 7 डाल सकता हूँ। वैल्यू कितना पहुँच गया, 7 3 10 10 + 2 12 12 7 19 9 27। देख लो भैया, 7 3 10 10 देन उसके बाद 12 17 19। ठीक है, तो मेरा विनर जो है वो डी बन जाएगा। ठीक है, तो यार 1 से तो आंसर हो पा रहा है, क्लियरली समझ में आ रहा है यार 1 से तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे विनर क्लियर ही पता चल गया कि यार 32 से ज़्यादा वैल्यू कोई भी अचीव नहीं कर पा रहा। तो ये मेरा फर्स्ट के थ्रू तो हो पा रहा है, बट सेकंड के थ्रू भी चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन में क्या कह रहा है कि यार प्रिंस डी स्कोर्स द मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंट्स इन द थर्ड राउंड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज 1 और 2। ठीक है, कह रहा है प्रिंस डी स्कोर्स द मैक्सिमम पॉसिबल पॉइंट्स इन द थर्ड राउंड। तो भैया डी के लिए अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम मुझे स्कोर कराना है तो मैं 32 रखाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, 32 का मतलब क्या है, इस पॉइंट पे 9 वैल्यू आएगा। अगर यहाँ पे 32 आएगा तो ऑटोमेटिकली इस पॉइंट पे 26 आना चाहिए। 26 आने का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं वैल्यू रखूंगा 4 का और यहाँ पे मैं वैल्यू रखूंगा 2 का, दैट इज ऑल्सो फाइन। देन इसके बाद और आगे मैं लेके चलूँ अगर गेम, कह रहा है प्रिंस डी स्कोर द मैक्सिमम पॉइंट, और मेरे पास था प्रिंस ई स्कोर्स 2 पॉइंट्स, प्रिंस ई स्कोर्स 2 पॉइंट्स इन राउंड 3 थर्ड राउंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू डिसाइड द विनर। ठीक है, अब देखना जरा ध्यान से, अगर मैं बात करूँ सी ए के लिए, ए का वैल्यू 32 से छोटा है, यहाँ तक अभी तक के हिसाब से 32 सबसे बड़ा है, 32 सबसे बड़ा है। बी की अगर मैं बात करूँ 2 + 3 5 ऑलरेडी आ गया, यहाँ पे मैं मैक्सिमम 8 रख दूंगा, यहाँ पे मैं मैक्सिमम 9 रख दूंगा, यहाँ पे मैं मैक्सिमम जो है 7 रख दूंगा। मेरा वैल्यू जो है वो 30 क्रॉस नहीं करेगा, 29 तक रीच करेगा, 30 क्रॉस नहीं करेगा, मतलब डी शुड बी द विनर। अगर मैं ए बी एंड डी को कंपेयर कर रहा हूँ, सी को भी चेक करते हैं। 2 + 9 11 11 5 4 15 15 8 23। अब 23 में मैं 9 तो ऐड कर नहीं सकता और, तो 32 पहुंचेगा नहीं, मतलब 32 अभी तक के हिसाब से डी जो है वो विनर बन रहा है, प्रिंसेस तो वही लेके जाएगा। देन मैं बात करूँ ई के बारे में, ई कह रहा 3 2 5 5 9 14। 14 में मैं क्या 18 और ऐड कर सकता हूँ, 9 9। यहाँ पे 9 पॉसिबल नहीं है, मतलब मेरा विनर जो है वो डी ही रहेगा। तो मेरा जो आंसर है यहीं पे ऑप्शन में प्रॉब्लम है, ऑप्शन में प्रॉब्लम है। आइडियली ऑप्शन होना चाहिए था 1 और 2 सेपरेटली, या फिर बोथ 1 और 2 बोलता अभी तक के हिसाब से कि यार 1 के थ्रू भी पॉसिबल है, 2 के थ्रू भी पॉसिबल है। तो हमारा ऑप्शन एक बनना चाहिए था आइदर 1 और 2। चाहे मैं 1 के थ्रू जाता, चाहे मैं 2 के थ्रू जाता, मेरा आंसर जो है बन जाता। अभी उन्होंने क्या कर दिया, डायरेक्टली 1 और 2 आंसर दे दिया, जबकि नहीं है। आइदर मैं 1 लेके चलूँ, चाहे मैं 2 लेके चलूँ, मुझे अपना विनर जो है मिल जाएगा कि मेरा विनर कौन रहेगा। दोनों ही केसेस में मैं फाइंड आउट कर सकता था। ठीक है, तो मेरा आंसर जो बन जाएगा बोथ 1 और 2 ना होके आइदर 1 और 2 की फॉर्म में होना चाहिए था, वो बेटर एक ऑप्शन बनता। ठीक है, चलो जी आते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन में फिर से वही चीज़ नोट डाउन कर लेते हैं कि यार ए के लिए जो वैल्यूज थे वो 26 या 34 में से कोई एक होना चाहिए, और यहाँ पे डी का जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली 32 और 28 में से कोई एक होना चाहिए। ठीक है ना, कह रहा है प्रिंस सी स्कोर्स 5 पॉइंट्स इन द 5th राउंड। ठीक है,
बट प्रिंस ई बिकम्स द विनर विद द लीस्ट पॉसिबल टोटल पॉइंट्स. व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल? ठीक है, लीस्ट के साथ में विनर बनाना है मुझे. ई को विनर बनाना है बट लीस्ट पॉइंट्स के साथ में, कम से कम पॉइंट्स उसके हों बट फिर भी विनर वो बन जाए. देखते हैं कैसे होता है. सबसे पहले तो 2 + 9 11 4 15 15 8 23 28 बन गया यहाँ पे. ठीक है, 23 और 5 28 बन गया. देख लेना यार, कैलकुलेशन मिस्टेक ना कर दिया हो कहीं पे. चलो मैं ही चेक कर लेता. 2 9 11 15 8 20. ठीक है, 28. ठीक है, अब बी शुड बी ग्रेटर देन दैट ऑफ सी. ये मुझे ऑलरेडी पता था. अगर बी बड़ा है सी से, अगर बी बड़ा है सी से तो ऑटोमेटिकली बी के लिए एक ही वैल्यू पॉसिबल होगा 29. और वो कब आता था? पिछले क्वेश्चन से हमने देख लिया है कि यार यहाँ पे 8 रखना पड़ेगा, यहाँ पे 9 रखना पड़ेगा और यहाँ पे हमें 7 रखना पड़ेगा. 5 + 8 13 22 29. ठीक है, बी ग्रेटर देन दैट ऑफ सी पहुंच गया. अब यहाँ पे अगर 28 है तो यहाँ पे 28 पॉसिबल नहीं होगा, 32 आना पड़ेगा. मतलब यहाँ पे 9 आना पड़ेगा. अगर यहाँ पे 32 आया तो इस पॉइंट पे 26 आना पड़ेगा. ठीक है, 26 कैसे बनेगा? यहाँ पे 4 रख दूंगा, यहाँ पे 2 रख दूंगा तो बन जाएगा. अब क्या कह रहा है यार, इसको विनर होना चाहिए, तो इसको विनर कराना है अगर मुझे, तो मुझे इससे बड़ी वैल्यू चाहिए होगी. सबसे बड़ी वैल्यू ABCD में जो है उससे बड़ी वैल्यू चाहिए होगी. 32 सबसे बड़ी वैल्यू है, उससे एक बड़ी वैल्यू चाहिए होगी, मतलब 33 चाहिए होगा ई के लिए. ई का 33 बनाने का मतलब 9 + 3 ऑलरेडी 12 बन चुका है. 12 अगर ऑलरेडी बन चुका है मतलब 21 मुझे और चाहिए. अब यहाँ पे 9 और 2 ऑलरेडी आ गए, यहाँ पे 9 और 8 ऑलरेडी आ गए, 9 और 8 ऑलरेडी आ गए, यहाँ पे भी 9 और 8 ऑलरेडी आ गए, यहाँ पे भी 9 और 8 ऑलरेडी आ गए. और मुझे 21 बनाना है, मतलब इस पॉइंट पे 7 रखना पड़ेगा, इस पॉइंट पे 7 रखना पड़ेगा, इस पॉइंट पे 7 रखना पड़ेगा. क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल पॉइंट स्कोर्ड बाय प्रिंस ई इन द थर्ड राउंड दैट विल बी इक्वल टू 7 ओनली. तो हमारा जो आंसर बन जाएगा दैट विल बी डी पार्ट. 7 हमारे पास मिनिमम होना चाहिए सो दैट हम इस क्वेश्चन को आंसर दे पाए. बहुत ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है. ये एक पजल नहीं है, समझ के चलो, ये एक पजल के अंदर 4 पजल छुपे हुए हैं. लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा यूनिक पजल है और चारों के चारों क्वेश्चंस के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगने वाले हैं. ऐसा नहीं है कि आप एक थोड़ा सा सॉल्व कर लिया और आप आंसर दे पाओ. काफ़ी ज़्यादा हायर वेरिएंट है. तो अगर 6 क्वेश्चंस का एक पजल बनता है तो चांसेस हैं इस तरह का एक क्वेश्चन हाई लेवल बना के दिया जा सकता है, जिसमें अगर आप टाइम स्पेंड कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे. बट 20 से 25 मिनट आपका अच्छा खासा जाएगा, तभी आपको 6 क्वेश्चन जो है वो करेक्ट मिलेंगे. तो एग्जाम कंडीशंस के हिसाब से उतना सेंसिबल क्वेश्चन नहीं है. बट अगर इक्का दुक्का क्वेश्चन आपको इजीली सॉल्व होते हुए मिले या 2 से 3 क्वेश्चन इजीली सॉल्व करने लायक मिले तो आप सॉल्व करोगे एंड अकॉर्डिंगली आप आगे बढ़ जाओगे. आई होप सो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे. टीडीएस टास्क था इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, समझ में आया होगा. एक बारी कुछ दिनों के बाद में ये पजल्स को अपने आप से जरूर सॉल्व करना. इंपॉर्टेंट है आपकी लर्निंग के लिए, आपको समझ में आएंगी चीजें, आपका माइंड जो है वो बेटर लेवल पे मूव करने लग जाएगा. सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. आई होप सो आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी. दैट विल बी ऑल. थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग. ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस. पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. गुड नाइट, बाय बाय.